हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो आई होप आपकी जेई की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। सो आज के इस वीडियो के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट आई नो कि आप अपने एग्जाम को लेकर के यू गाइस आर हैविंग अ गुड टाइम। बट देयर इज अ सॉर्ट ऑफ आपको मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि इफ़ यू गाइस आर प्लानिंग कि सर जैन सेशन में कर लेंगे, नहीं तो फिर अप्रैल तो है ही। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैन सेशन में आपके पास एक छोटा सा एडवांटेज ये है कि जो बच्चे का क्लास 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, तो कहीं न कहीं वो अभी बोर्ड पे भी थोड़ा बहुत फ़ोकस कर रहे होंगे एंड जेईई पे भी उनको मैनेज करना पड़ रहा होगा। बट अगर आप अप्रैल की बात करोगे, तो अप्रैल में क्या है कि दे विल बी फ्री फ्रॉम देयर बोर्ड एग्ज़ामिनेशन ऑल्सो, सो दे कैन हैव द कंप्लीट सॉर्ट ऑफ यू कैन से द कंसंट्रेशन और कंप्लीट काइंड ऑफ थिंग फॉर देयर अपकमिंग जेईई एग्ज़ाम ओनली. So it's sort of an advantage that all of you must take, and definitely it will be helpful for you and you will get to know कि जैन सेशन में आपके पास ज़्यादा एडवांटेज होगा एज कम्पेयर टू द अप्रैल वन. सो दिस वाज इट. एंड अगर मैं बात करूं तो मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप जैन के लिए मत करो या अप्रैल के लिए करो, अप्रैल के लिए मत करो या जैन के लिए मत करो. इट वाज जस्ट अ जनरल इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट यू गाइस टू हैव. सेकंड थिंग आई वांट टू टेल यू कि आई एम श्योर कि जो बच्चे 12th में होंगे वो 12th के टॉपिक को लेकर थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंट होंगे ही. बट मेजरली दे माइट बी फेसिंग एन इशू फॉर द रिवीजन. बेसिकली जो क्लास 11th का टॉपिक वो पहले पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे, उसमें उनमें दे माइट बी हैविंग एन इशू, लाइक द सॉर्ट ऑफ दे माइट बी हैविंग कि यार टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, कैसे करें एंड कैसे रिवाइज करें बेसिकली, और इट्स ऑल अबाउट द रिवीजन. ये जनरली बच्चों का प्रॉब्लम होता है बिकॉज कहीं ना कहीं 12th के टॉपिक को करते करते वो 11th के रिवीजन को भूलते जाते हैं. So that's the reason I used to always say in the class कि you should have the LMR notebook, that is the last minute revision notebook, ताकि आपको आइडिया रहे. बट खैर एनीवे, अभी तो वो बात बीत चुकी है, सो बीत ही चुकी है. अभी मैं अगर बात करूँ तो आई एम ट्राइंग टू एनालाइज, आई एम वर्किंग ऑन इट. सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू एनालाइज लास्ट 5 ईयर ऑफ स्पेशली जेई मेंस की मैं बात कर रहा हूँ. जितने भी क्वेश्चंस लास्ट 5 ईयर में जेई मेंस से आ चुके हुए थे, स्पेशली फ्रॉम क्लास 11th पोर्सन ओनली. सो जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज था, जिसका सबसे कम वेटेज था, और क्या वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है किस तरीके से. देखो, एक तो बच्चे अभी उस कैटेगरी के होंगे, दे आर गुड टू गो, सो दे डोंट हैव टू वरी एट ऑल. कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी 12th का पोर्शन उनका कंप्लीट होगा, 11th के वो रिवीजन के लिए सोच रहे होंगे. तो उस पे मैं बेसिकली विल बी वीडियो वेरी सून ऑन दैट बाय एनालाइजिंग द PYQs एंड द पैटर्न एंड एवरीथिंग. एंड दैट वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर क्लास 11th ग्रेड स्टूडेंट ऑल्सो, जो अभी क्लास 11th में है और वो 12th में जाना चाह रहे हैं. बिकॉज क्लास 11th में जो मेजर इशू होता है कि सर मेरा तो बैकलॉग लग चुका हुआ है, आई एम नॉट एबल टू लाइक रिवाइज द थिंग व्हाट हैज बीन टॉट इन द पास्ट, समथिंग लाइक दिस. तो इस सारे इश्यूज को हम लोग उसमें कवर करेंगे एंड दे विल गेट टू नो कि हाँ कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका रिवीजन मेरे को करना चाहिए, और किसका टॉपिक का लिंक जो है पर्टिकुलरली क्लास के 12th के टॉपिक से वो लिंकेज उसका होगा. लाइक दे विल बी कम्प्लीटली सॉर्ट ऑफ लिंक्ड कि हाँ अगर ये आता है तो ये काम करेंगे, ये होगा, वो नहीं आता है तो फिर वो नहीं होगा, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. ठीक है. तो वो भी वीडियो जल्दी ही आएगा, सो स्टे ट्यून. बट आज के इस लेक्चर में जो हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. जनरली बच्चों को पता भी होता है, बट मैं 4 टर्म्स यहाँ पे मतलब आई एम जस्ट गोइंग टू हैव द 4 डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस है. पहला कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. दूसरा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. मार्क माय वर्ड, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. तो इस दोनों की अगर मैं बात करूं, तो इस दोनों में एक चीज कॉमन होता है. पहले मैं दो को डिस्कस कर लेता हूं, फिर मैं दो पॉइंट मेरे को डिस्कस करना है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो पहले दो टर्म हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, दो पॉइंट हो गए. फिर थर्ड पॉइंट जो है, बेसिकली थर्ड पॉइंट है आपका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज गिवन. एंड फोर्थ पॉइंट आपका हो गया, दैट इज इक्वेशन किसका, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट. तो इन सारी चीजों को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार क्विक रिकैप करना चाह रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. तो आई एम श्योर कि ये आपको पता होगा. कुछ इस शकल, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग फर्स्ट टाइम इस शकल को देखते हैं, जो बेसिकली है आपका ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. धीरे धीरे आपको लिंक पता चलता जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इस पर्टिकुलर लेक्चर से.
तो फर्स्ट टाइम जो है ना इस सर्कल को, दैट इज द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हम लोग फर्स्ट टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही देखते हैं। आई एम श्योर कि ये आप लोगों ने भी पहले देख रखा होगा। फिर वहां पे जो हम लोग टर्म डिस्कस करते हैं वो बेसिकली कि इस दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैन इट बी फैक्टराइज इनटू द प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर, कैन इट बी फैक्टराइज, कैन इट बी can it be factorized into product of two linear, into product of two linear। मतलब क्या हुआ सर कि ये जो शकल लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इनटू वेरिएबल, क्या मैं इसको अब जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले इसके बारे में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यही जो शकल है ना, ये पूरे कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा। जनरली मिसकंसेप्शन क्या होता है कि कोनिक का मतलब बच्चे को लगता है कि सर कोनिक का मतलब बस आई थिंक पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला होता होगा। तो नहीं, कोनिक का मतलब होता है पूरे के पूरे, दैट इज जो भी आपके जेई के सिलेबस में कोनिक कैन बी पॉइंट, कोनिक कैन बी लाइन, कोनिक कैन बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कोनिक कैन बी सर्कल, कोनिक के बारे में बाकी तो आपको पता ही है, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो कोनिक का मतलब मैं पूरे कोनिक की बात कर रहा हूँ। ऑलराइट। सो फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वहां पे मैंने ये देखा था कैन इट बी फैक्टराइज इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर। तो बेसिकली क्या हुआ कि क्या मैं इसको जो जनरल इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्या मैं उसके प्रोडक्ट में इसको लिख सकता हूँ क्या? सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस, एल वन एक्स प्लस एम वन वाई प्लस एन वन, एल टू एक्स प्लस एम टू वाई प्लस एन टू इक्वल टू जीरो। तो इसके प्रूफ में अभी हम नहीं जाते बिकॉज दैट यूज दैट लाइक वो सब अपन क्लास में कर लेते हैं। मैं अगर सिंपली बात करूं तो इस पर्टिकुलरली अगर आपको प्रूफ जानना हो तो यू कैन जस्ट लेट लेट मी नो, बट इसको मैं इस शकल को मैं इसके प्रोडक्ट में तभी लिख पाऊंगा, फैक्टराइज इनटू द प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर। एक टर्म हम लोग यूज करते हैं डेल्टा, दैट इज डेल्टा इक्वल टू जीरो। अब ये डेल्टा होता क्या है, इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत जगह अपन इसको देखते हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर लो, ए बी सी एफ जी एच, दैट विल बी ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। आप बोलोगे सर ये कैसे आया? तो ए बी सी लिख लो, एफ जी एच आप लिख लो यहाँ पे, तो ए बी सी प्लस टू एफ जी एच हो गया, फिर माइनस ए एफ स्क्वायर, फिर माइनस बी जी स्क्वायर, फिर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। फिर हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में भी इस शकल को बहुत बार देखते हैं, सॉर्ट ऑफ जब हम लोग वर्ड सिमेट्रिक यूज करते हैं। तो मैं बस आपको यहाँ पे याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। ये आपका डिटर्मिनेंट यहाँ पे दिखेगा, ऑल हैंडसम गाय हैविंग बेस्ट फ्रेंड गोइंग फॉर कॉफी इक्वल टू जीरो। तो आप इसको इस तरीके के भी निमोनिक में याद कर सकते हो, दैट इज ऑल हैंडसम गाय हैविंग बेस्ट फ्रेंड गोइंग फॉर कॉफी। तो ये सिमेट्रिक एंड ऑल दिस थिंग हम लोग मैट्रिसेस में देखेंगे। बट इसी का जो बेसिकली ये आप जब इसको एक्सपेंड करोगे, ये जो आपका डिटर्मिनेंट है 3/3 का, 3 रो हो गया इसमें और 3 कॉलम हो गया, तो फिर ये शकल आपको दिखेगा ये। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ पे, जब हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखे थे, यही पूरे कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ए एच बी जी एफ एंड सी, वी विल बी एबल टू क्लेम कि वो कौन सा कोनिक बनेगा। तो जो मैंने यहाँ पे 4 टर्म अभी डिस्कस किया था आपके साथ, जस्ट लेट मी राइट इट है। First was equation of tangent. Second point, equation of chord of contact. ठीक है। थर्ड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसका मिडिल पॉइंट गिवन है। तो whose middle point is given, and fourth, equation of pair of tangent, equation of pair of tangents। तो ये 4 ही मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ
कि बिकॉज़ ये जो जनरल एक्सप्रेशन होता है बेसिकली इन चारों ये जो मैंने टर्म यहाँ पे यूज़ करी हैं आपके साथ चारों सेंटेंस का जो जनरल इक्वेशन होता है वो बिल्कुल सेम होता है। लाइक मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ सेम फॉर ऑल कोनिक्स, सेम फॉर ऑल कोनिक्स। तो मतलब सर आप क्या बताना चाह रहे हैं कि सबका इक्वेशन डिट्टो सेम होगा सबके लिए? तो बेटा इक्वेशन की मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ, जो शकल दिखेगा ना, वो शकल सेम होगा। शकल सेम का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा इसको। ये 2 टर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ इसमें बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है बार-बार। तो मैं एक बार फिर से इसको आपको बता दे रहा हूँ। ये वीडियो जो है बेसिकली 11th के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो अभी क्विक सॉर्ट ऑफ रिवाइज़ करना चाहते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। ये बेसिकली क्या होता है, इस दोनों को मैं एक साथ रिप्रेजेंट करता हूँ t इज़ इक्वल टू 0 से। अब आप बोलोगे सर t इज़ इक्वल टू 0 तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है। ये t इज़ इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा कब? जब पॉइंट कर्व पे लाई करेगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि पॉइंट विल लाई ऑन कर्व। अब ये कर्व कौन-सा कर्व होगा सर? वो कोनिक पे डिपेंड करेगा। इट कैन बी सर्कल आल्सो, इट कैन बी पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो पॉइंट विल लाई ऑन द कर्व तब तो बेसिकली वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा और यही t इज़ इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या हुआ? जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था आपका, वहाँ से जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया होगा, उस दोनों बेसिकली कोई 2 पॉइंट चूज़ किए होंगे आप कर्व पे। वहाँ पे आपने मैं एक ना छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्ज़ाम्पल फॉर द सर्कल। बट दिस इज ट्रू फॉर ऑल द कोनिक। आई एम टेलिंग इट ऑल द कोनिक। जैसे मान लो ये बेसिकली मेरा क्या हो गया, जस्ट लेट मी हैव इट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो इस दोनों को आप ज्वाइन कर दो तो ये हो गया आपका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कॉर्ड का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टेड बाय द कर्व। मैं किसी के भी कर्व के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली हो गया आपका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ये कोई पॉइंट होगा। अब ये पॉइंट डेफिनेटली बोल दो पी। इस पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूँ x1 कॉमा वाई। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हो कि पॉइंट कर्व के बाहर लाई है। इसके लिए सर्कल में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, पावर ऑफ पॉइंट। वहां से आप इसको क्विकली रिवाइज कर सकते हो। अगर ये पॉइंट का, अब ये देखो, ये एस जो है ना बेसिकली ये कर्व के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। एस इज इक्वल टू 0 कर्व के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इट कैन बी सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो अब डिपेंड करेगा कि अगर मैं बात करूं छोटे से जनरल अगर मैं बात करूं तो ये डिपेंड करेगा कि एस का इक्वेशन कैसा है। अब ओवरऑल जो भी इक्वेशन दिखेगा वो कुछ इस शकल का ही दिखेगा। बस इसमें चेंज होता जाएगा आपका ए, एच, बी, जी, एफ एंड सी। उसी के अकॉर्डिंग आपका कोनिक भी चेंज होता जाएगा। सो मैं यहाँ पे ना टी के लिए एक छोटा सा यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि जैसे मानो पॉइंट आपके पास है, यहाँ पे x1 y1 है, इट कैन बी एनीथिंग। तो आप इसमें एक्स स्क्वायर को चेंज करोगे x1 से, वाई स्क्वायर को चेंज करोगे y1 से, एंड यहाँ पे जो x लिखा हुआ है x को आप चेंज करोगे x प्लस x1/2 से, y को आप चेंज करोगे यहाँ पे y प्लस y1/2 से, एंड देन यहाँ पे आपका xy लिखा हुआ है तो xy को आप चेंज करोगे xy1 प्लस क्या xy1 प्लस yx1 डिवाइडेड बाय 2 से। तो ये आपको बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना होगा। एंड फिर उसके बाद आप यहाँ पे यूजिंग दिस पार्टिकुलरली आप यहाँ पे जो है बेसिकली यू कैन हैव द पार्टिकुलरली टी का एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, यू कैन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ टी इज इक्वल टू 0 का एक्सप्रेशन आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आई होप ये भी पॉइंट आपका क्लियर होगा। और अब मैं इन चारों पे आता हूँ तो ये पॉइंट आपका क्लियर होगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेसिकली टी इज इक्वल टू 0 होगा कब? अब मान लो यही पॉइंट होता है यहाँ पे पी, x1 y1। अब यहाँ पे मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो डेफिनेटली ये क्या होता है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है। मैं अभी जो भी डिस्कस कर रहा हूँ वो बहुत ही बेसिक्स है, मतलब ये बेसिकली आप समझ लो कि इससे तो इजी कंसेप्ट नहीं हो सकता है। तो आई जस्ट होप कि ये आप एटलीस्ट समझ लो। तो ये हो गया बेसिकली आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कब? ये जब पॉइंट जो है कर्व पे लाई करे, कर्व के बाहर लाई करेगा तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। दोनों का सर्कल क्या होगा? टी इज इक्वल टू 0। क्या सर ये बस सर्कल के लिए है? तो बिल्कुल भी नहीं है, सर्कल के लिए नहीं है, ये पूरे के पूरे कोनिक के लिए है।
ठीक है भाई? तो ये क तो हो गया आपका। फिर उसके बाद यहाँ पे ना बेसिकली लिखा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसका मिडल पॉइंट गिवन है। अब ये जो बेसिकली 2 सर्कल है, मैं इस 2 सर्कल की बात कर रहा हूँ। तो सर्कल है आपका, जस्ट लेट मी हैव इट। ये 2 जो सर्कल है यहाँ पे, ये थर्ड पॉइंट जो है बेसिकली दैट इज़ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज़ मिडल पॉइंट इज़ गिवन t इज़ इक्वल टू S1 होगा। ठीक है? क्या ये सर सब कोनिक के लिए होगा? तो बिल्कुल ये हर एक कोनिक के लिए होगा, t इज़ इक्वल टू S1। एंड आप फिर पूछोगे कि सर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसकी भी आप एक बार मेरे को बता दो। तो इसका भी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या हो जाएगा? S1 इज़ इक्वल टू t स्क्वायर। ये भी पूरे कोनिक के लिए सेम होगा। तो quick recap, t is equal to 0 can be equation of tangent also and equation of chord of contact also, depending upon the point whether it will lie on the curve or will lie outside the curve. ऑलराइट, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया होगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देयर इज वन मोर टर्म दैट इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसका मिडिल पॉइंट गिवन है। अगर मान लो मिडिल पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है तो t इज इक्वल टू s1। अब ये सर s1 क्या हुआ? जो भी कर्व का इक्वेशन दिया होगा आपके पास, इट कैन बी सर्कल, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला, जो भी दिया होगा उस पार्टिकुलरली में क्या करना, आपकी पॉइंट रख देना। यू नो यू जस्ट हैव टू पुट द पॉइंट। तो ये जो S1 वैल्यू है ना वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। ये S1 जो है आपका क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। इस बात को ध्यान रखना, बिकॉज़ ये वेरिएबल में नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ यू आर ट्राइंग टू हैव मतलब जो भी वैल्यू है ना उसमें आप रख रहे हो, तो S1 क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सो S1 S1 इज़ इक्वल टू T स्क्वायर, S कर्व का इक्वेशन हो गया, कुछ भी हो सकता है ये। तो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। तो इसको आप याद रखना, है ना? बहुत ही छोटा कांसेप्ट था बट आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो ठीक है, फिर इसको एक बार हम जाते-जाते क्विक रिकैप कर दे रहे हैं। t इज़ इक्वल टू 0 जो मैंने पहले भी बताया आपको, t इज़ इक्वल टू 0, t इज़ इक्वल टू 0 कैन बी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आल्सो एंड कैन बी इक्वेशन ऑफ व्हाट? कैन बी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। कौन सा कॉर्ड? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या डिपेंड करेगा? पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है या पॉइंट कर्व के बाहर लाई कर रहा है। पॉइंट अगर कर्व पे लाई कर रहा है तो टेंजेंट, पॉइंट कर्व के बाहर लाई कर रहा है, फिर वहाँ से मैंने इस कंडीशन को जो बताया सर्कल वाले केस में, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आपका हो गया t इज इक्वल टू S1, दैट मीन्स कि वो कॉर्ड का इक्वेशन तो है बट जिसका मिडिल पॉइंट गिवन है। फिर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हो गया आपका पेयर ऑफ टेंजेंट S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। S1 क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये सारा का सारा 4 सर्कल जो है पूरे के पूरे कोनिक के लिए सेम होगा। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं एंड इसके बाद जो मैंने पहले डिस्कस कर लाइक आई हैव डिस्कस विथ यू गाइस, सो विल बी हैविंग वेरी सून। और कोई भी ऐसा टॉपिक आपको ये लग रहा हो कि सर ये बहुत कंफ्यूजिंग है, जो थोड़ा-सा भी आपको तकलीफ दे रहा हो, यू कैन जस्ट लेट मी नो। कोई भी ऐसा संकट, दुविधा, कुछ भी ऐसा आपको फील हो रहा हो कि यार ये टॉपिक तो बिल्कुल ही मेरे को लग रहा है कुछ और होता तो अच्छा होता, तो you just let me know and we'll have a video lecture on that topic also. So I hope this was pretty clear to you and definitely we'll have a lot of things in upcoming lectures. So stay tuned, and if you think this video helps you a lot, and definitely share this with your friends also, so that they will get to know something good is coming and they will be benefited from it. So चलो भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।